किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में व्यवस्थाओं और सरकारों का निर्माण हमेशा आंदोलनों और क्रांतियों से हुआ है। हर युग में, चाहे वो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति रही हो, जहां जन सामान्य लुईस 16 के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था, या वो 1947 के भारत के आज़ादी के आंदोलन और उनकी क्रांतियां रही। क्रांति समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही 2-3 क्रांतियां हमने आज़ाद भारत में भी देखी। कुछ क्रांति जैसे 1971-1970 के आसपास जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी नारायण ने मोर्चा संभाला। देश के नौजवानों ने, छात्रों ने मुझे मार्ग दिखाया है। क्रांति की तरंगें उठ रही हैं। उस क्रांति के तरंगों में मैं कूद पड़ा। या फिर 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए एक क्रांति शुरू की, एक आंदोलन शुरू किया, जहां जन सामान्य, जहां मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जहां छात्र उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ लड़े। आज़ादी के बाद ये 2 बड़ी क्रांतियां हुई और इन दोनों ही क्रांतियों में एक चीज़ आपको एक जैसी मिलेगी। वो क्या है? वो है उन क्रांतियों में गूंजते स्वर, उन क्रांतियों में बोले जाने वाले मुहावरे, उन क्रांतियों के नारे, उन क्रांतियों के नारे जो दुष्यंत कुमार के गज़लों के हिस्से हैं, जो दुष्यंत कुमार की कविताओं के हिस्से हैं, जो दुष्यंत कुमार के गीतों के हिस्से हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लगी, आग सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पैदा हुआ एक ऐसा कवि जिसने अपने ढंग से लिखा, अपने तरह से लिखा। बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की, उर्दू वालों ने, हिंदी वालों ने भी, लेकिन बिना किसी की बात सुने उन्होंने जन सामान्य के लिए कविता लिखी, जन सामान्य के लिए शेर कहे। उनका जन्म इसी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में हुआ 1 सितंबर 1931 को। बिजनौर वही इलाका जहां की बात करते हुए कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि कनव के आश्रम का जिक्र करते हैं। वही ऋषि कनव का आश्रम जहां राजा दुष्यंत और शकुंतला पहली बार मिले थे, जहां उनके प्रेम का जन्म हुआ, वहीं पे जन्म हुआ इस महाकवि दुष्यंत कुमार। शायद उसी दुष्यंत से प्रेरित होकर दुष्यंत कुमार के माता पिता ने इनका नाम भी दुष्यंत रखा होगा। दुष्यंत कुमार त्यागी इनका पूरा नाम था। अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने अपना उपनाम विकल रखा, दुष्यंत कुमार विकल। उन्होंने आगे चल के ये नाम तो त्याग दिया, लेकिन वो विकलता जो उनके मन में थी, जो बेचैनी उनके मन में थी, वो उनसे नहीं छूट पाई। वो बिजनौर रहे, लखनऊ रहे, इलाहाबाद में पढ़ाई की और फिर भोपाल में नौकरी। लेकिन वो बेचैनी, वो परेशानी, वो जन सामान्य का दुख, वो उनके अंदर हर जगह नजर आया। भोपाल में एक सरकारी अफसर, घर वाले उनके चाहते थे, उनके पिताजी खासकर ये चाहते थे कि वो कलेक्टर बन जाएं। बचपन में पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, तो हर मध्यम वर्गीय परिवार का पिता चाहता है कि उनका बेटा कुछ बेहतर करे। तो उनके पिताजी भी चाहते थे कि दुष्यंत कुमार कलेक्टर बन जाएं, लेकिन जब शायरी से, जब कविता से उन्हें इश्क हुआ, तो उन्हें दुनिया का हर पद छोटा नजर आने लगा। और ये बात ठीक भी है कि आप शायद अधिकारी बन जाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को सुधारने की, मगर आमतौर पे ये एक जरिया है। आप मध्यम वर्ग से ऊपर उठना चाहते हैं, आप अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप अपना नाम करना चाहते हैं। ये पद, ये ओहदे उन्हीं चीज़ों का जरिया हैं। दुष्यंत कुमार शायद चाहते हो कि उन्हें भी वो नाम, वो शोहरत मिले, मगर अगर वो उस वक्त पिताजी की बात मान लेते, वो उस वक्त कलेक्टर की तैयारी करते, बन जाते, तो शायद उनको 20 साल, 30 साल, 50 साल याद रखा जाता। लेकिन भारत में या भारत के बाहर आने वाले वक्त में जब भी, आज के 150 साल बाद भी जब कोई क्रांति होगी, तो
हर बच्चा हर नौजवान यही शेर दोहरा रहा होगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। फर्ज करिए कि आप एक सरकारी अफसर हैं और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि सरकार में कुछ कमियां हैं, उनके कामों में कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आपको सरकार तो बना के रखनी है, आपका तबादला ना हो, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और इन सब दबावों के चलते आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते। लेकिन 1970-71 की बात है, महाराज रामचंद्र देव सिंह एक राजा हुए। वो उस वक्त आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे और उन्हीं में से एक क्रांति, एक आंदोलन के बीच में पुलिस की फायरिंग में वो मारे गए। इस घटना से आदिवासी समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा। बहुत सारे समाज सुधारकों से वो जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे मित्र थे उनके, उनको भी बड़ा कष्ट पहुंचा। दुष्यंत कुमार से उनकी बहुत ऐसी मित्रता तो नहीं थी, मगर इतने अच्छे आदमी के जाने से कष्ट तो एक कवि हृदय को हुआ। उन्होंने सरकार के एक पद पे होने के बावजूद, यानी वो उस वक्त मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहे थे, उस पद पे होने के बावजूद बिना डरे उन्होंने सरकार के खिलाफ एक कविता लिखी। और उस कविता को लोगों तक पहुंचने में, लोगों का गीत बनने में, लोगों के लबों पे गूंजने में बहुत वक्त नहीं लगा। इतनी तेजी से उस कविता की लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देख के उस समय की मध्य प्रदेश की सरकार घबरा गई। द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फौरन एक खत लिखा दुष्यंत कुमार के नाम और उन्हें बुलाया अपने कार्यालय में। वहाँ कार्यालय में एक अनऑफिशियल मीटिंग, एक बातचीत के दौरान द्वारका प्रसाद मिश्र ने इस बात का जिक्र किया और उनसे दुष्यंत कुमार से एक सवाल किया। तो सवाल और उसका जवाब क्या दिया दुष्यंत कुमार ने, आइए जानते हैं। सरकारी पद में रहते हुए आपने ये कविता लिखी, आपको क्या लगता है आपने सही किया? मुख्यमंत्री जी, इस कुर्सी पर बैठकर आप इस राज्य के व्यवस्थायक हैं, लेकिन आप स्वयं एक कवि भी तो हैं। आप ही बताइए, अगर आप सिर्फ एक कवि होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? दुष्यंत कुमार के जवाब से मिश्र शांत हो गए। अपने पूरे जीवन काल में दुष्यंत कुमार सुमित्रा नंदन पंत से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मुझे जॉन का एक मिसरा याद आता है कि जॉन यारों के यार थे हम तो। दुष्यंत कुमार भी इसी मिजाज के आदमी थे। हर शाम जब वो दफ्तर से लौटते थे तो तमाम दोस्तों का जमघट लग जाता था घर पे। मोहन राकेश जैसे बड़े बड़े कहानीकार, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे बड़े बड़े गीतकार, जोशी जी, कमलेश्वर जी जैसे बड़े बड़े व्यंग्यकार और कहानीकार वहाँ पे मौजूद होते थे। सोचिए क्या साहित्यिक धाम हो जाती होगी वो जगह, क्या साहित्य की काशी हो जाती होगी वो जगह जब इतने बड़े बड़े रचनाकार आपस में मिलते होंगे। कि काशी क्या ज्ञान चर्चा होती होगी, क्या वाद विवाद होते होंगे, क्या खूबसूरत वो जगह होगी जो लोग उनके सानिध्य में बैठ पाते होंगे। कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे। लेकिन इसी दोस्ती के चलते एक बड़ा मज़े का किस्सा है कि उनके पुत्र ने परेशान होकर एक बार उनसे जिक्र किया
कि पिताजी शाम होते ही आपके तमाम दोस्त आ जाते हैं और इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो एक ही शहर में रहने के बावजूद उसी भोपाल में उन्होंने अपने पुत्र को एक अलग से कमरा दिलवाया ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। तो बाकी दोस्तों का आना जाना चलता रहता था, दोस्तों को आने जाने से मना नहीं किया गया। अपनी जब भी वो कोई कविता लिखते थे, कोई गीत लिखते थे, कोई गज़ल लिखते थे, तो सबसे पहले अपनी पत्नी राजेश्वरी जी को सुनाते थे। उनकी पत्नी भी हिंदी की शिक्षिका थी, हिंदी की काफ़ी अच्छी स्कॉलर थी उनकी पत्नी। तो इस वजह से वो आपस में घर में भी वाद विवाद और तमाम कविताओं पे, गज़लों पे बातचीत। तो ये भी कहा जाता है कि जब तक वो कोई कविता, कोई गज़ल अपनी पत्नी को नहीं सुना लेते थे, तब तक उसे कहीं और न सुनाते थे, न कभी छपने भेजते थे। दुष्यंत कुमार को एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी के कवि के रूप में, एक आंदोलनकारी शायर के रूप में हम और आप जानते हैं। मगर उस आदमी ने प्रेम किया और प्रेम लिखा तो भी उतना ही मज़े का किया, उतना ही जुड़ के किया, उतना ही झूम के किया। जब उसकी प्रेम की गज़लें आज की फिल्मों में उतरी तो सारा ज़माना झूमा। जो लोग ये कहते हैं कि नए लोगों को, नए लड़कों को, युवकों को, युवतियों को शायरी की, कविता की समझ नहीं है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि दुष्यंत कुमार की गज़ल पे कैसे दुनिया झूमी। जब मसान जैसी बड़ी फिल्म में जो है उनके गीत आए, उनकी गज़लें आई कि तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता पिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तेरी आंखों में एक जंगल है, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो जब प्रेम भी उन्होंने लिखा तो उतना ही मज़े का लिखा। जब क्रांति की तो भी ऐसी क्रांति की, ऐसी क्रांति लिखी कि आप सुने, मैं सुनूं तो हमारे दिल में, हमारे हृदय में वो क्रांति की भावना प्रज्वलित हो उठे। जेपी नारायण के आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप में उन्होंने उनका साथ दिया और उनकी कविताएं, उनकी गज़लों के मिसरे, उनकी गज़लों के शेर उस दौर में उस आंदोलन का नारा बन चुके थे। दुष्यंत कुमार की कलम रुकी नहीं। बहुत से आलोचकों ने इस बात पे बड़ा एतराज़ किया कि दुष्यंत कुमार कैसे कवि या शायर, वो तो शब्दों का घालमेल कर देते हैं, कहते हैं गज़ल लिखते हैं, फिर हिंदी में भी लिखते हैं, फिर आधे लफ्ज़ उर्दू के, आधे लफ्ज़ हिंदी के, ऐसी कौन सी कविता। लेकिन दुष्यंत कुमार का इस पे जवाब यही था कि मैं हिंदी या उर्दू का शायर नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी ज़बान में लिखता हूँ। जो दुष्यंत कुमार ने भाषाओं के और विधाओं के पिंजरे तोड़ के अपना अलग आकाश चुना, जो उस वक्त के आलोचकों को अच्छा नहीं लगा। ये बात भी ठीक थी कि उनके रहते कई बार उन्हें लेखकों का, आलोचकों का, नक्कादों का उनके खिलाफत का सामना करना पड़ा, सरकारों के खिलाफत का सामना करना पड़ा। लेकिन दुष्यंत कुमार को इस बात का पूरा विश्वास था कि आने वाले वक्तों में उनकी कविता, उनके शेर केवल शेर नहीं रहेंगे, वो जन सामान्य के लिए नारा बन जाएंगे। और यही हुआ। 2011 के आंदोलन में भी हमने देखा कि अन्ना के साथ जो लोग जुड़े, वहाँ पे जिन कविताओं का, जिन शेरों के मिसरों का नारा लगा, वो दुष्यंत कुमार के ही थे। जब दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये एक ख़ास बात आपको दुष्यंत कुमार की कविताओं में, उनकी गज़लों में देखने को मिलेगी। आप इस बात की खिलाफत कर सकते हैं कि उन्होंने भाषाओं की बंदिशें तोड़ दी, विधाओं की बंदिशें तोड़ दी, मगर जो इस्तियारे, जो उपमाएँ, जो संज्ञाएँ उन्होंने इस्तेमाल की वो बिल्कुल नए थे। वो उनसे पहले शायद कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किए थे और उनके बाद भी बमुश्किल कहीं देखने को मिलते हैं। ये खासियत, ये उनके अंदर की मौजूद काव्यात्मकता को दर्शाती थी, ये उनके काव्य की खूबसूरती थी। और यही खूबसूरती अंगारा बन के एक जन सामान्य के हृदय में जल रही थी। अपनी संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के
इसलिए हमने इसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा। अभी दुष्यंत कुमार को पढ़ते वक्त आपको कई बार ये महसूस होगा कि दुष्यंत कुमार की जो गज़लें हैं उनमें जो लिखने की शैली है वो बातचीत की भाषा है। जैसे दो लोग अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। ये जो लहजा है, जो बातचीत में गज़ल कहने का, शेर कहने का लहजा है, ये दुष्यंत कुमार को मिला रेडियो से। दुष्यंत कुमार ने काफ़ी वक्त तक रेडियो में पहले स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया, फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे, फिर प्रोड्यूसर रहे। तो ये बातचीत का लहजा, ये लोगों के दिल तक पहुंचने वाली जो भाषा है, ये शायद उन्हें रेडियो से मिली। दुष्यंत कुमार बहुत वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहे, सरकारी पद पे होने के बावजूद राजनीति में सक्रिय रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है हर आदमी की कि वो अपने इर्द गिर्द चल रही जो राजनीतियाँ हैं, जो उसके उतार चढ़ाव हैं, जो सच्चाई है, जो झूठ है, उन सब से वाकिफ़ रहे हर आदमी। दुष्यंत कुमार को शायद यही सामाजिक दुख था, शायद यही समाज की पीड़ाएं थीं जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। दुष्यंत कुमार की मृत्यु मध्य प्रदेश भोपाल में 1975 में हुई। एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बहुत बड़ा कवि, एक बहुत बड़ा शायर, लोक हित में लिखने वाला शायर, वो मात्र 44 साल की उम्र में हमसे दूर चला गया। लेकिन हिंदी गज़ल का जो एक बीज दुष्यंत कुमार ने बोया था, उसी की देखभाल करते हुए आगे अदम गोंडवी ने काम किया, और उसी के फल हैं जो आज कुछ एक लोग हिंदी में गज़ल कह रहे हैं। आज 21वीं शताब्दी में हिंदी में गज़ल कहने वालों की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। वो जो फल हिंदी के पेड़ के पहले के लोगों ने तैयार किए, जिसका बीज दुष्यंत कुमार ने बोया, उसके फल को संजोने के लिए, उसके फल से रस निकाल के ज़माने में बांटने के लिए अब हिंदी गज़ल के पास लोग नहीं बचे हैं। या हो सकता है आज भी किसी मध्य प्रदेश, किसी बिहार, किसी उत्तर प्रदेश, किसी छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा दुष्यंत कुमार हो जो निरंतर अपनी कलम से सरकारों और आज की व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा हो, उनके खिलाफ लिख रहा हो, और आज से 40 साल बाद वो मंजर आम पे आए और उसके शेर, उसकी गज़लें हमारा नारा बन जाए। उसकी गज़लें समाज के और लोगों के, जनसामान्य के दिल में, जनसामान्य के हृदय में जो क्रांति की भावना है उसको प्रज्वलित करने का काम करें। ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम आगे बहुत सारे कवियों का, बहुत सारे शायरों का जीवन परिचय लेके आएंगे, उनके जीवन पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके परिवार वालों, उनके मित्रों से संपर्क करके उनके जीवन से छोटी छोटी घटनाएं आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा